दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी खूनी मूर्ति की कहानी है जो चार दोस्तों की जिंदगी को बर्बाद करके रख देती है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम जॉनी है। अगर मुझे पहले से अंदाजा होता कि उस ऑटो पार्ट्स स्टोर जाने और वहां से एक रेडिएटर कैप खरीदने से हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी तो मैं कभी भी उधर का रुख ना करता। मैं ही क्या, मेरे सब दोस्त भी वहां एक पल भी रुकना गंवारा ना करते और सिर पर पैर रखकर भाग लेते। उस वक्त हम दोस्तों की कुल तादाद 4 थी। स्पेंसर, डोलन, बर्नी और मैं। हमने एक छोटा सा ऑटो क्लब बनाया हुआ था। हमारी दोस्ती की वजह हमारा शौक ही था। हम सब के ऊपर गाड़ियों के पुर्जे जोड़ जोड़ कर नई गाड़ियां बनाने का जुनून सवार था। वीकेंड पर हम अपनी गाड़ियां लेकर लंबी ड्राइव पर निकल जाते थे। कभी किसी पिकनिक पॉइंट पर जा पहुंचते तो कभी किसी झील के किनारे डेरा डाल लिया करते थे। हम लोग डेली नए नए एडवेंचर्स की तलाश में रहते थे और अपनी गाड़ियों में दूर दूर की जगहों पर घूमने निकल जाया करते थे। हम में से हर एक के पास अपनी पर्सनल कार थी। स्पेंसर, डोलन और मैं छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा चलाते थे, लेकिन बर्नी कोई काम नहीं करता था क्योंकि उसके माँ बाप बहुत अमीर थे। एक दिन वीकेंड का दिन था। हम चारों दोस्त नए आधुनिक पुर्जों की तलाश में एक ऑटो पार्ट्स स्टोर पर पहुंच गए। इस स्टोर में काफी नया माल आया हुआ था। हम वहां पर पुर्जे ढूंढ ही रहे थे कि अचानक हम चारों दोस्तों की नजरें उस सजावटी रेडिएटर कैप पर पड़ी जो दुकान के एक कोने में तनहा पड़ी जगमगा रही थी। वो कोई आम सी रेडिएटर कैप नहीं थी। क्रोमियम की बनी हुई वो कैप दरअसल कैप नहीं, एक छोटी सी मूर्ति थी। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। यह मूर्ति एक मशहूर देवी की मूर्ति की हूबहू नकल थी, लेकिन इस मूर्ति का सिर गायब था। देवी की मूर्ति की तरह इस छोटी मूर्ति के बाजुओं पर भी पंख लगे हुए थे और पंख लगे वो बाजू इस तरह ऊपर उठकर फैले हुए थे जैसे वो अभी उड़ान भरने के लिए तैयार हो। उस छोटी सी क्रोमियम की मूर्ति में न जाने ऐसा क्या सम्मोहन था कि उसने हम चारों को मोह लिया था। हम में से हर एक उस रेडिएटर कैप को हासिल करना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो एक ही पीस था। हमने मैनेजर से वैसे ही और 3 पीस निकालने के लिए कहा, लेकिन उसने रेडिएटर कैप का जायजा लेने के बाद इनकार में सिर हिला दिया और बोला, नहीं, आजकल इस किस्म की रेडिएटर कैप बननी बंद हो गई है। मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार ये माल कब आया था। बहरहाल एक ही पीस है और इसकी कीमत $30 है। अगर तुम खरीदना ही चाहते हो तो इसे खरीद सकते हो। हम में से हर एक वो कीमत आसानी से अदा कर सकता था और अगर दोस्ती का मामला ना होता तो हम आपस में उलझ भी गए होते। लेकिन हमने ये फैसला किया था कि आपस में टॉस कर लिया जाए। टॉस किया गया तो स्पेंसर टॉस जीत गया। हमने वो मूर्ति स्पेंसर के हाथों में थमा दी। उसने मैनेजर को पैसे दिए और मूर्ति हाथ में लेकर अकड़ता हुआ अपनी कार की तरफ चल दिया। उसने कार के रेडिएटर पर लगी पुरानी कैप उतारकर उसी वक्त वो मूर्ति वाली कैप फिट कर दी। नई रेडिएटर कैप से उसकी कार की शान दुगनी हो गई थी, जिसकी वजह से स्पेंसर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हम तीनों मुंह लटकाए अपनी अपनी कारों की तरफ चल पड़े और फिर हम सब अपने अपने घर चले आए। इस घटना के कई दिनों के बाद एक दिन शाम के समय स्पेंसर मेरे घर आया। हम दोनों घर के बाहर खड़े हुए थे। क्या तुम्हें वो सजावटी मूर्ति याद है जो मैंने पिछले दिनों उस ऑटो पार्ट्स स्टोर से खरीदी थी? स्पेंसर ने बड़े उदास लहजे में बातचीत की शुरुआत की थी। हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। क्यों, क्या बात है? तो वो बोला, कल रात में जब अपनी कार गैरेज में बंद कर रहा था तो मेरे साथ एक बहुत अजीब घटना घटी। उसके इतना कहते ही मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ लग गया। वो बोला, सड़क से जब मैं गली में मुड़ रहा था तो मैंने उचटती सी नजर उस रेडिएटर कैप पर डाली। वो मूर्ति ऐसी जगह फिट है कि उस पर नजर पड़ ही जाती है। जब मेरी नजर मूर्ति पर पड़ी तो मैंने महसूस किया कि मूर्ति के पंख हरकत कर रहे हैं। उसके इतना कहते ही मैं उसे खामोशी से घूरने लगा। मुझे घूरता हुआ देख वो बोला, ये तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? स्पेंसर ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर बोला, मुझे अंदाजा था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने इस बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। तुम पहले शख्स हो जिसे मैं ये बात बता रहा हूं।
मैंने न सिर्फ मूर्ति के पंखों को ऊपर नीचे हिलते हुए देखा है, बल्कि मुझे मूर्ति का धड़ भी घूमता हुआ दिखाई दिया था। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति मुझे उड़ाए ले जा रही हो। मैंने गाड़ी पर कंट्रोल लगभग खो दिया था। मेरी कार केसन के गैरेज के कोने से हल्की सी टकरा गई थी, लेकिन मैं वक्त पर स्टीयरिंग संभालने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। स्पेंसर एक समझदार दोस्त था, लेकिन फिर भी मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया था। मैं उसकी कार की तरफ चल दिया। कार के करीब पहुंचकर मैं देवी की उस मूर्ति का जायजा लेने लगा। तो वो बोला, तुम चाहो तो अच्छी तरह ठोक बजा कर देख लो। मैंने भी फौरन उसका मुआयना किया, लेकिन वो ठोस और मजबूती से अपनी जगह पर लगी हुई थी। ये देखकर स्पेंसर बोला, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं वो भी गलत नहीं है। मैंने इस मूर्ति को साफ तौर पर हिलते डुलते देखा था। फिर मैंने स्पेंसर से कहा कि हो सकता है थकान की वजह से या किसी खास जगह से रोशनी मूर्ति पर पड़ने से उसकी आंखों को धोखा हुआ हो और उसे मूर्ति के पंख खिलते हुए नजर आए हों। लेकिन स्पेंसर यही कहता रहा कि वो मेरा धोखा नहीं था, वो मूर्ति सच में हिल रही थी। फिर मैंने बात को घुमा दिया और हम आने वाले वीकेंड की बातें करने लगे और पिकनिक का प्रोग्राम बनाने लगे। फिर कुछ देर बाद बात करने के बाद स्पेंसर वापस चला गया। शनिवार को सुबह हम समोरस झील पहुंच गए थे। हमारी गर्लफ्रेंड्स भी हमारे साथ ही थी। वहां पर हम सबने पिकनिक का पूरा लुत्फ उठाया। रात के 11:30 बजे के करीब हम झील से घर के लिए चले। हम सभी बहुत खुश थे। हमारे कस्बे में घुसने से पहले एक लंबा मोड़ आता है, जहां सड़क अंग्रेजी अक्षर एस की तरह 2 बार बल खाती है। जब हम उस मोड़ पर पहुंचे तो हमारे काफिले में स्पेंसर की कार सबसे आगे थी। कार में उसकी गर्लफ्रेंड नॉर्मा भी थी। अचानक स्पेंसर की कार हाईवे पर कभी दाईं तरफ घूमने लगी तो कभी बाईं तरफ, और फिर अचानक उसकी कार का रुख खाई की तरफ हो गया और फिर अचानक नॉर्मा की तेज चीख गूंजी और स्पेंसर की कार एक धमाके के साथ खाई के किनारे एक पेड़ से टकरा कर रुक गई। नॉर्मा उछलकर हाईवे के किनारे पर रेत पर जा गिरी। स्पेंसर का जिस्म स्टीयरिंग व्हील के पीछे झूल गया था। हम सब ने तुरंत अपनी गाड़ियां रोकी और उतरकर स्पेंसर की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। हमने देखा कि स्पेंसर का चेहरा स्टीयरिंग व्हील के पीछे बुरी तरह फंसा हुआ था और वो निढाल पड़ा हुआ था। हमने फौरन नॉर्मा को करीबी अस्पताल में भिजवाया। वो ज्यादा जख्मी नहीं हुई थी, लेकिन हादसे की वजह से वो बहुत डरी हुई थी। मैंने ही नॉर्मा को रेत के ऊपर से उठाकर कार में डाला था। मेरे कानों में उसके शब्द गूंज रहे थे। वो ये बता रही थी कि वो स्पेंसर कह रहा था कि पंख हिल रहे हैं, दोबारा हिल रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं समझ गया था कि क्या मामला है। स्पेंसर ने यकीनन मूर्ति के पंखों को हरकत करते देखा था, इसलिए वो कार पर अपना कंट्रोल खो बैठा था। वो हादसा उसी मूर्ति की वजह से पेश आया था। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने स्पेंसर को बड़ी मुश्किल से पिच की हुई कार से बाहर निकाला था, लेकिन उस वक्त तक स्पेंसर हर तरह की मदद से बहुत दूर जा चुका था। हमें अपने एक साथी को खोने का गहरा सदमा लगा। फिर उस हादसे के कई दिन बाद मुझे और डोलन को उस गैरेज में जाना पड़ा जहां स्पेंसर की कार मरम्मत के लिए भेजी गई थी। स्पेंसर के पिता ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम वो कार अपनी निगरानी में ठीक करवाएं। जब हम गैरेज में गए तो स्पेंसर की कार पर नजर पड़ते ही हादसे का पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचका हुआ था। रेडिएटर भी टूट फूट चुका था, लेकिन हैरत की बात थी कि देवी की वो मूर्ति बिल्कुल सही सलामत थी। उस पर हल्की सी खरोंच तक नहीं आई थी। देवी की वो पंखों वाली मूर्ति अभी भी जगमगा रही थी। डोलन की नजर उस मूर्ति पर जमी हुई थी और वो बुत बना हुआ मूर्ति को घूर रहा था। फिर वो तेजी से आगे बढ़ गया। उसने पिचके हुए रेडिएटर से वो मूर्ति उतारी और अपनी कार की तरफ चल पड़ा। कुछ मिनट बाद ही वो मूर्ति डोलन की कार के रेडिएटर पर चमक रही थी। इस तरह वो मूर्ति क्लब के ही एक दूसरे मेंबर के कब्जे में पहुंच गई थी। हालांकि क्लब की सरगर्मियां अब मंद पड़ गई थी। स्पेंसर के मरने के बाद हमने उन गर्मियों में कोई आउटिंग नहीं की थी। बहुत सी जगहें ऐसी थी जहां हम स्पेंसर के साथ जा चुके थे। उन जगहों पर पहुंचकर पिछली यादें हमें सताने लगती थी। हमारे दिल उदास हो जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे दिल उदास हो जाते थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे जख्म भी बढ़ते गए और हमने धीरे धीरे जिंदगी की रंगीनियों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। डोलन हम सब में सबसे ज्यादा झगड़ालू और गुस्से का तेज था। वो एक गैरेज में काम करता था। एक दिन उसके मालिक से उसका झगड़ा हो गया तो उसने नौकरी छोड़ दी। फिर उसे एक बड़ी बेकरी में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। बेकरी के मालिक ने एक छोटा सा डिलीवरी ट्रक उसके हवाले कर दिया था।
डोलन ने थोड़े से वक्त में ही अपने मालिक को खुश कर दिया था। मालिक उससे इतना खुश था कि उसने ड्यूटी टाइम के बाद भी ट्रक डोलन के पास ही रहने की इजाजत दे दी थी। वो एक छोटा सा लगभग नया खूबसूरत ट्रक था जिसकी दोनों साइडों में बेकरी का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। डोलन मालिक की इजाजत का पूरा फायदा उठाता था और ड्यूटी टाइम के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रक पर लिए फिरता था। कई बार तो वो पिकनिक पर भी ट्रक को लेकर जाता था। टाइम ऐसे ही गुजर रहा था। फिर एक दिन शाम के टाइम में काम से घर पर पहुंचा ही था और खाने की तैयारी कर रहा था कि तभी मुझे बाहर दरवाजे पर बेल बजने की आवाज सुनाई दी। उस दिन दोपहर से ही बारिश हो रही थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो बर्नी खड़ा था। वो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था। उसने मुझे बताया कि डोलन अस्पताल में है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। वो हाईवे पर अपने ट्रक के पास बेहोश पड़ा पाया गया है। ये सुनकर मैं तुरंत बर्नी का हाथ पकड़कर बोला, चलो चलो उसके पास चलते हैं। जब तक हम अस्पताल पहुंचे तब तक डोलन इस दुनिया से जा चुका था। उसके माँ बाप और बहन वेटिंग रूम में बैठे हुए थे और बुरी तरह रो रहे थे। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था कि ये सब कैसे हो गया। हम डोलन की डेड बॉडी को अस्पताल से घर ले गए और फिर उसके अंतिम संस्कार के बाद हम दोनों अपने घर के लिए चल दिए। कार में बैठने तक हमने आपस में कोई बातचीत नहीं की। हमारी हालत अजीब सी हो रही थी। मेरी आंखों के सामने डोलन का चेहरा घूम रहा था। वो मंजर याद आ रहे थे जब हम दोस्त इकट्ठे सैर सपाटे को जाया करते थे। जब कार में चुप बैठे बैठे हमें काफी देर हो गई तो मैंने खामोशी तोड़ते हुए बर्नी से कहा, डोलन एक अच्छा ड्राइवर था। उससे उससे किसी गलती की उम्मीद कम ही की जा सकती थी। फिर ये हादसा कैसे हो गया? तो बर्नी बोला, तुम्हारे पास आने से पहले मैं उस बेकरी पर रुका था जहां डोलन काम करता था। वहां से मुझे पता चला कि जिस जगह यह हादसा हुआ है वहां एक और आदमी मौजूद था। उसने बताया था कि जिस वक्त डोलन के ट्रक का वो हादसा पेश आया था उस वक्त वहां आसपास कोई कार या दूसरी गाड़ी मौजूद नहीं थी। डोलन सड़क पर तन्हा जा रहा था। अचानक उसका ट्रक लहराता हुआ सड़क के किनारे डिवाइडर से टकराकर पलट गया। उस वक्त बारिश हो रही थी, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं थी जो ड्राइविंग के लिए खतरनाक साबित हो सकती। इससे जाहिर होता है कि सड़क पर उस जगह कोई चिकनी चीज बिखरी हुई थी, इसलिए उसका ट्रक फिसल गया होगा। इतना कहकर बर्नी गहरी सोच में डूब गया। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, क्या तुम्हें वो रेडिएटर केप याद है जो उसने स्पेंसर की कार के हुड से उतारी थी? क्रोमियम की वो मूर्ति जो पंख फैलाए रहती थी और जिसका सिर गायब था। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने वो मूर्ति अपनी कार के रेडिएटर पर फिट कर रखी थी, लेकिन कई दिन पहले उसने वो मूर्ति कार से उतारकर अपने ट्रक पर फिट कर ली थी। उसने मुझे बताया था कि उसने अब वो मूर्ति परमानेंट के तौर पर ट्रक पर ही लगी रहने देने का फैसला कर लिया है। यह कहकर बर्नी मेरी तरफ देखने लगा था। मैं भी हैरत से उसकी सूरत ताकने लगा। हमने जिस ऑटो क्लब की बुनियाद डाली थी 2 साथियों के मरने के बाद अब वो ख्वाब बन चुका था। देखने में हमारे सामने दोनों दोस्तों की मौत का ठोस कारण मौजूद था। आखिर जो भी हमारे ग्रुप का साथी था उस कातिल मूर्ति की खरीदारी से लेकर आखिर तक की घटनाएं सब उसकी जानकारी में थी। अब ग्रुप के साथियों में से मैं और बर्नी ही बचे थे। डोलन की मौत के बाद हमारी मुलाकातें भी करीब करीब खत्म होकर रह गई थी। फिर महीनों बाद मुझे बर्नी के घर जाने का मौका मिला। उस दिन चमकीली धूप निकली हुई थी। मुझे सूचना मिली थी कि बर्नी ने अपनी अमेरिकन ऑकलैंड कार बेच दी है और उसके बदले सुनहरे रंग की क्रिसलर स्पोर्ट्स कार खरीद ली है। नई कारें हमारी खास कमजोरी थी। मैं जिस वक्त बर्नी के घर पहुंचा था उस वक्त बर्नी अपने गैरेज के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। गैरेज का दरवाजा खुला हुआ था और बर्नी के हाथ ग्रीस से लथपथ थे। शायद वो कार की ट्यूनिंग कर रहा था। लेकिन जब मैं घर के अंदर गया तो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। नई कार मुबारक हो बर्नी, मैंने उसे उसके ख्यालों से चौंकाते हुए कहा। बड़ी प्यारी कार है। थैंक यू, बर्नी ने जवाब दिया और बोला, मुझे भी यह गाड़ी बहुत पसंद है। इसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, बस थोड़ी सफाई वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बर्नी, मैंने कहा। मेरे पास तो अभी भी वही शेवरलेट चल रही है। फिर हम दोनों गैरेज में गए। बर्नी मुझे उस स्पोर्ट्स कार की खूबियों के बारे में बताने लगा। लेकिन जब हम टहलते हुए कार के सामने वाले हिस्से की तरफ पहुंचे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्रोमियम की वो मूर्ति बड़ी ही शान से कार के बोनट पर जगमगा रही थी। उसके पंख उसी शान से फैले हुए थे। मैंने सहमी हुई निगाहों से बर्नी की तरफ देखा। बर्नी ने मेरे चेहरे पर उभरे सवाल को पढ़ लिया था।
इससे पहले कि मैं सवाल जुबान पर लाता, उसने खुद ही जवाब पेश कर दिया। हाँ, उसने सिर हिलाते हुए कहा था। मैं स्मिथ के गैरेज में गया था, जहां डोलन का ट्रक मरम्मत के लिए भेजा गया था। मैंने यह मूर्ति ट्रक से उतार ली थी। वर्कशॉप के मालिक ने कोई एतराज नहीं किया था। यह बहुत खूबसूरत कैप है और मैं इसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था। उसने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब देखो क्रिसलर स्पोर्ट्स कार पर कैसी सज रही है। मैं हैरत और खौफ के मिले जुले भाव लिए उस खूनी मूर्ति को घूरने लगा और बोला, जब तुम इस मूर्ति की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हो तो फिर तुमने इसे अपनी कार के बोनट पर क्यों फिट कर लिया है? क्या तुम्हें डोलन के बयान की सच्चाई पर यकीन नहीं है? दोस्तों, डोलन ने भी मरने से पहले यह बताया था कि उसे वो मूर्ति हिलती हुई दिखाई दी थी और ट्रक का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहा था। इस बात पर बर्नी बोला, मैं साबित करना चाहता हूं कि वो एक इत्तेफाक था और हकीकत से उसका कोई संबंध नहीं है। ये कहते हुए उसके माथे पर बल पड़ गए। शायद उसे खुद अपनी बात पर भी विश्वास नहीं था। ये सब मूर्खता भरी बातें हैं। तुम इसे अच्छी तरह चेक कर लो। ये बिल्कुल ठोस और मजबूत बनी हुई है। इसका कोई हिस्सा अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। इस तरह की घटनाएं सिर्फ जादुई कहानियों और भूतों चुड़ैलों के किस्सों में पाई जाती हैं। हकीकत की दुनिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ ही दिनों में बर्नी की नई गोल्डन स्पोर्ट्स कार कस्बे में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग उसे दूर से ही पहचान लिया करते थे। फिर एक दिन मुझे सूचना मिली कि बर्नी अपने माँ बाप और दादा को अपनी रिश्तेदारी में मिलवाने ले जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर उसके पिता को अपने किसी काम की वजह से अपनी रवानगी टाल देनी पड़ी। उसके साथ ही उसकी माँ भी रुक गई थी, लेकिन बर्नी और उसके दादा ने प्रोग्राम नहीं बदला और वो सफर पर रवाना हो गए थे। मुझे अगले दिन समाचारों से मालूम हुआ कि बर्नी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। हादसा एक लंबी और सुनसान सड़क पर पेश आया था। उस हादसे में बर्नी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, जबकि उसके दादा जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया को छोड़ गए। बर्नी को कई हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा था। जब उसकी हालत कुछ संभली तो उसे अस्पताल से घर लाया गया। मैं जब उससे मिलने के लिए उसके घर गया तो वो एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। मैंने उसका दिल बहलाने के लिए उसकी सेहत के बारे में पूछा और छोटी मोटी बातें बनानी शुरू कर दी। मैं बार बार यही कह रहा था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद दिखाई दे रहा है, लेकिन बर्नी पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ था। इसलिए मैंने भी खामोश हो जाना ही मुनासिब समझा। फिर बर्नी बोला, जॉनी, तसल्लियों और झूठे दिलासों से कुछ नहीं होगा। उसके लहजे में कमजोरी और मायूसी साफ जाहिर थी। दादा मर चुके हैं और मैं तुम्हारे सामने अपाहिज बना व्हील चेयर पर बैठा हुआ हूं। यह सब मेरी अपनी गलती का नतीजा है। मैंने किस्मत का इम्तिहान लेना चाहा था, लेकिन ये मेरी नादानी थी। मुझे वो हकीकत पहले ही एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। वो हकीकत है मेरे दोस्त, हकीकत। वो पंख खुआ के ही हरकत करते हैं। मैं जानता हूं डैडी मेरे लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मेरे जहन में भविष्य के लिए न जाने क्या क्या योजनाएं थी, लेकिन अफसोस, ये कहकर बर्नी ने एक सरदा भरी और खामोश हो गया। फिर कुछ ठहर कर बोला, मेरी दोनों टांगें बेकार हो गई। डॉक्टर अभी तक इसकी वजह जान पाने में नाकाम है। वो कुछ और टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि मेरी बीमारी की असल वजह मालूम कर सके। उनका ख्याल है कि शायद कुछ अहम नसें कुचली गई हैं, जिसकी वजह से टांगों के पट्टों ने काम करना छोड़ दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे अंदर कुछ और भी टूट गया है, मेरा दिल। बर्नी, तुम अपनी बीमारी के बारे में इस तरह से क्यों सोचते हो? मैंने रुआंसे स्वर में कहा। तुम दोबारा सेहतमंद हो जाओगे। इस किस्म की चोटों को ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। मैं देर तक उसे तसल्लियां देता रहा और फिर बोला, मैं महसूस करता हूं कि मैं खुद भी इन चक्करों में फंस गया हूं। हमारा पूरा ग्रुप ही इससे प्रभावित हुआ है। 1 साल में ये तीसरा हादसा है जो हम दोस्तों में पेश आया है। स्पेंसर और डोलन हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं और तुम अपाहिज होकर व्हील चेयर तक सीमित रह गए हो। जब से हमने वो रेडिएटर कैप खरीदी है, ऐसा लगता है जैसे उस मौत की देवी ने हमारा घर देख लिया हो। मुझे खुद अपनी आवाज कड़वी लग रही थी। हाँ, बर्नी ने इस अंदाज में ये इकलौता शब्द कहा था और फिर बोला, जब से हमने ये मनहूस चीज खरीदी है। कहते हुए उसने एक गाउन की जेब में हाथ डाला और जब उसका हाथ गाउन की जेब से बाहर आया तो हाथ में क्रोमियम की वही देवी की मूर्ति थी, बगैर सिर वाली, जिसके दोनों बाजू और पंख फैले हुए थे और जो हम दोस्तों के लिए मौत साबित हो रही थी। जब मैं अस्पताल में एडमिट था तो डैडी ने बताया कि पेड़ से टकराने के बाद मेरी क्रिसलर तबाह हो गई थी।
इसलिए उसे गाड़ियों के कबाड़ खाने में भेज दिया गया है। लेकिन मैं कुछ और चाहता था। कहते हुए पहली बार बर्नी की आंखों में चमक दिखाई दी थी। मैंने डैडी से कहा था कि खुद जाकर उस कबाड़ खाने से ये रेडिएटर कैप ले आए। मैं अपनी पूरी तसल्ली करना चाहता था। डैडी इस मूर्ति को मेरे पास ले आए। मैंने हर तरीके से इसकी जांच पड़ताल की। तुम खुद भी देख सकते हो, इस पर कोई हल्की सी खरोंच भी नहीं है, ना ही कोई हिस्सा टूटा या टेढ़ा हुआ है। क्या तुम्हारी समझ में आता है कि ऐसा क्यों है? कार का इंजन पिचक गया है, दादा मर गए हैं, मैं हफ्तों अस्पताल में एडमिट रहा हूं, लेकिन इस मनहूस मूर्ति पर खरोंच तक नहीं आई है। ये देखो, कहकर बर्नी ने वो मूर्ति मेरी तरफ उछाल दी। फिर वो झुंझलाए हुए लहजे में चीखा, इसे दफन कर दो, पिघला दो, कुछ भी करो, लेकिन खुदा के लिए इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मैं इसे एक पल भी अपनी निगाहों के सामने देखना पसंद नहीं कर सकता। वो कांपने लगा था। बर्नी की चीख सुनकर उसकी माँ और एक नर्स पोर्च में आ गई थी। बर्नी थके हुए अंदाज में कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर हाँफने लगा था। बर्नी की माँ ने भीगी आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने उन निगाहों का मतलब समझकर बर्नी से इजाजत ली और वहां से उठ गया। बिना सिर वाली वो मनहूस मूर्ति मेरी बगल में दबी हुई थी। कुछ दिनों बाद बर्नी की टांगों में कुछ ताकत तो आई थी, लेकिन वो पूरी तरह सेहतमंद नहीं हो सका था। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे बड़े कस्बे के हालात भी बदल रहे थे। अब वो मध्यम दर्जे का शहर बन चुका था। मैं जिस प्लांट में काम करता था, वहां अचानक मुझे एक बड़ी तरक्की मिल गई थी और मेरे हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मैंने सबसे पहले काम यह किया कि शादी कर ली थी। एलिस बहुत प्यारी लड़की थी। हमारी मुलाकात एक समर डांस के मौके पर हुई थी। एलिस इतनी सेवा करने वाली एक वफादार पत्नी साबित हुई कि मैं अपनी किस्मत पर नाज करने लगा था। कुदरत ने उसे खूबसूरती की दौलत के साथ साथ और भी बहुत सी खूबियों से नवाजा था। कई बार तो मैं इस शक में पड़ जाता था कि एलिस मुझसे मेरी ही तरह मोहब्बत करती है या ये मेरा वहम है। और फिर एक दिन रॉबर्ट नाम का एक शख्स अपनी पत्नी के साथ हमारे पड़ोस में आ बसा। हमारे साथ उन दोनों पति पत्नी का व्यवहार हमदर्द और दोस्ताना था। इसके बावजूद मुझे वो जोड़ा कुछ अजीब सा दिखाई देता था। इसकी वजह दोनों के स्वभाव की असमानता थी। रॉबर्ट बेतकल्लुफ और शौक मिजाज था, जबकि उसकी पत्नी जूलिया मूर्ख सी और शर्मीली थी। रॉबर्ट हैंडसम और कुशल था और बड़े पद पर था। उस पद तक पहुंचने में एक बड़ा हाथ उसकी शख्सियत और कुशल व्यवहार का भी था। वह एक इंटरनेशनल जूता पॉलिश बनाने वाली कंपनी में सेल्समैन की हैसियत से भर्ती हुआ था और तरक्की करते करते डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ओहदे तक पहुंच गया था। शुरुआत में हमारे बीच बस थोड़ी बहुत हाय हेलो हुआ करती थी। फिर एक रात उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया और उसके बाद फिर हमें भी उनको बुलाना पड़ा। तब हमें पता चला कि रॉबर्ट न सिर्फ मजाकिया बातों में माहिर था, बल्कि एक बेहतरीन नक्काल भी था और उसके पास बातों और चुटकुलों का एक ना खत्म होने वाला खजाना था। वो किसी भी महफिल की रौनक बनने का गुर जानता था। उस वक्त भी हम तीनों का सारा ध्यान उसी पर था। उस दौरान मैंने उसकी पत्नी जूलिया की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती देखी थी। उससे मुझे अंदाजा लगाने में दिक्कत नहीं हुई कि वो शायद पहले भी इस किस्म की स्थिति से दो चार हो चुकी थी। फिर मैंने महसूस किया कि रॉबर्ट का ज्यादातर ध्यान मेरी पत्नी एलिस पर ही था। बातचीत के दौरान वो खास तौर पर एलिस की बात की तारीफ में एक आध जुमला कहता हुआ। उस दौरान मैंने जो कुछ महसूस किया था वो ये था कि शुरुआत में तो एलिस ने रॉबर्ट की बातों और छुपे हुए इशारों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर वो रॉबर्ट की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी और मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे जवाब देने लगी थी। खासतौर से जब रॉबर्ट कोई जोक या कहानी सुनाता तो वो इस अंदाज में रंग जाती थी जैसे कमरे में उन दोनों के सिवा कोई तीसरा मौजूद ही ना हो। एलिस रॉबर्ट के चुटकुलों पर बेतहाशा दाद देने लगी थी, जैसे रॉबर्ट के चुटकुले और बातें उसके लिए तेज शराब का काम कर रहे हो और वो उस शराब के नशे में डूब जाना चाहती हो। रॉबर्ट एलिस के साथ जो खेल खेल रहा था उसे भांपने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं थी। कुछ ही महीनों में मैंने रॉबर्ट के बारे में जान लिया था कि वो कितना मक्कार और चालबाज आदमी है। उसकी वजह यह है कि एक मर्द दूसरे मर्द की मक्कारी और चालाकी को जल्दी ही भांप लेता है, जबकि औरत को उसका अंदाजा नहीं हो पाता। मुझे यह भी मालूम हो गया था कि रॉबर्ट और एलिस छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं, लेकिन मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सका था। मुझे अपने काम के सिलसिले में अलग अलग टाइम पे बाहर भी जाना पड़ता था। कई बार तो कई दिन भी लग जाते थे, इसलिए उन्हें शहर के किसी भी होटल के कमरे में मिलने में क्या दिक्कत पेश आ सकती थी।
वो साथ वाले शहर में भी जा सकते थे। शहर के बाहर इस किस्म के होटलों की भरमार थी। इस बात का ख्याल ही मुझे पागल कर देने के लिए काफी था। मैं एलिस को दिल की गहराइयों से चाहता था, इसलिए जब कभी भी यह ख्याल मेरे जहन में उभरता था, मैं फौरन उसे जहन से झटक देता था। इस बारे में मेरा ख्याल था कि जब तक ये मामला हद से आगे न बढ़ जाए, कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरे साथ एलिस का जो व्यवहार हुआ करता था, उसमें काफी हद तक बदलाव आ गया था। पहले तो वो मेरी हर इच्छा पर सिर झुका लिया करती थी, लेकिन अब वो मूडी हो गई थी। लेकिन जब उसे अपनी ज्यादती का एहसास होता था तो वो अपनी गलती भी मान लेती थी। यकीनन वो भी जबरदस्त मानसिक षड्यंत्र का शिकार हो गई थी। वो अपने व्यवहार की सख्ती की भरपाई शब्दों का मरहम लगाकर करने की कोशिश करती थी। मैं जानता था कि वो अब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और उसे अपनी बेवफाई का भी एहसास था। तन्हाई में वो जरूर खुद पर लानत मलानत करके आंसू बहाती होगी, लेकिन रॉबर्ट से सामना होते ही वो उसकी चुंबकीय शख्सियत के सम्मोहन में फंसकर सब कुछ भूल जाती थी। बहरहाल जब वो मेरी बाहों में होती तो मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी भड़ास निकाल लूं और उससे पूछूं कि ये दोहरा खेल क्यों खेल रही है। लेकिन ऐसे मौकों पर वो यकीनन मेरे ख्याल पढ़ लेती थी और इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात जुबान पर लाता, वो एक ऐसी आह भरती कि मेरी आवाज गले में ही घुट कर रह जाती थी। उसके साथ ही वो बेबसी से कंधे उचकाती हुई मेरी बाहों के घेरे से निकल जाती थी। उस मौके पर वो न जाने किन ख्यालों में खो जाती थी। फिर मैं भी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझता था, लेकिन उसके खिलाफ मेरे दिल में जो नफरत पैदा हो चुकी थी वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वक्त गुजरता रहा, एलिस ने अब हंसना तक छोड़ दिया था। अब वो हमेशा खामोश ही रहने लगी थी। मैंने भी उस दौरान कोई कदम नहीं उठाया था। वक्त गुजरता रहा, एलिस ने अब हंसना तक छोड़ दिया था। अब वो खामोश ही रहने लगी थी। मैंने भी उस दौरान कोई कदम नहीं उठाया था, बस खामोशी से इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन रॉबर्ट के मकान के अहाते में एक खटारा सी कार दाखिल होती दिखाई दी। इस मॉडल की कारें दूसरे महायुद्ध के जमाने में चला करती थी और अब बेकार होकर कबाड़ खाने पहुंच चुकी थी। मैं इत्तेफाक से उस वक्त अपने पोर्च में खड़ा हुआ था। कार के रुकते ही उसमें से एक मोटा ताजा लड़का छलांग लगाकर बाहर निकला। उसकी उम्र 20 साल के आसपास दिखाई दे रही थी। बाद में हमें पता चला कि वो लड़का रॉबर्ट का भतीजा था और उसका नाम डेविड था। उसके कॉलेज की छुट्टियां थी और वो छुट्टियां बिताने अपने चाचा के पास आया था। उसने वो खटारा कार किसी कबाड़ी से खरीदी थी और वो उसे नए सिरे से नई बनाने का इरादा रखता था। मुझे उस लड़के के इरादे पर हैरत हुई थी, क्योंकि वो 1935 का मॉडल था और इस दौर में उसके पुर्जे हासिल करना नामुमकिन ही था। फिर देखते ही देखते रॉबर्ट के घर के पीछे वाला गैरेज डेविड की उम्र के लड़कों का ठिकाना बन गया था। कई बार तो रॉबर्ट खुद भी उनके साथ शामिल हो जाता था और वो सुबह से शाम तक वहीं रहते थे। और फिर उन लड़कों ने जो कारनामा अंजाम दिया वो वाकई हैरत अंगेज और प्रशंसनीय था। एक चमकीली सुबह उन्होंने कार को गैरेज से बाहर निकाला था। मैं हैरत से उसे देखता रह गया था। उस कार की शान ही कुछ और थी। उन्होंने कार का डिजाइन ही बदल दिया था। उन्होंने उसमें एक चमकदार इंजन फिट कर दिया था। पूरी कार पर उन्होंने हल्का क्रीम रंग किया था। कार धूप में आने के बाद नई नवेली दुल्हन की तरह झिलमिल कर रही थी। कार के पिछले हिस्से में पुराने जमाने के बड़े पहिए दिखाई दे रहे थे, जबकि सामने के हिस्से में छोटे टायर लगे हुए थे। वो कार न सिर्फ नई बल्कि पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर भी दिखाई दे रही थी। खासतौर पर डेविड खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उस वक्त तक डेविड का कॉलेज खुलने में 2 हफ्ते बाकी रह गए थे और उसने उन 2 हफ्तों की मोहलत का पूरा फायदा उठाया। वो दिन भर अपनी कार में सैर करता फिरता था। शहर की लड़कियां उसकी कार में बैठने में फक्र महसूस करती थी। वो हर रोज एक नई लड़की को कार में बिठाकर घुमाता फिरता था। कॉलेज खुलते ही डेविड चला गया, लेकिन वो अपनी तैयार की हुई कार रॉबर्ट के गैरेज में छोड़ गया। उसने कहा था कि जैसे ही उसे कॉलेज के आसपास कार रखने की कोई जगह मिल जाएगी तो वो कार ले जाएगा। जिस रोज डेविड वापस गया उसी रात का जिक्र है। मैं ऑफिस से वापसी पर गैरेज में कार खड़ी करने गया था। गैरेज में दाखिल होते ही मेरी नजर उस मूर्ति पर पड़ी, वो खूनी मूर्ति जो अब तक मेरे 2 दोस्तों की बलि ले चुकी थी और तीसरा एक हद तक अपाहिज हो गया था। क्रोमियम की वो मूर्ति कई साल से मेरे गैरेज की दीवार पर एक कील से लटकी हुई थी। ये मूर्ति मुझे बढ़नी नहीं दी थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश के बावजूद ना तो मैं उसे तोड़ पाया था और ना ही पिघला पाया था। बल्कि यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि मुझ में उस सुंदर मूर्ति को नष्ट करने का हौसला ही पैदा नहीं हो सका था।
इस खून की प्यासी मूर्ति ने मुझे भी अपने जादू में जकड़ लिया था, लेकिन मैंने अपने दूसरे साथियों की तरह उसे अपनी कार के रेडिएटर पर लगाने की हिमाकत नहीं की थी। हेडलाइट्स की रोशनी में मूर्ति के साफ सुथरे पंख जगमगाने लगे थे। उस मूर्ति के बारे में मैंने एक बात साफ तौर पर नोट की थी कि वो मूर्ति पिछले कई साल से गैरेज के जिस हिस्से में लगी हुई थी, उसी हिस्से में पुराने टायर, खराब पुर्जे, तेल और रंग के खाली डिब्बों का भी ढेर लगा हुआ था। गैरेज में सफाई के दौरान झाड़ू देने से और तेज हवा चलने से उन सभी चीजों पर मिट्टी की परत जम जाती थी, लेकिन दीवार पर टंगी उस मूर्ति पर मिट्टी तो क्या, एक कण तक दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद उसकी जगमगाहट और ताजगी में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा लगता था कि मूर्ति के अंदर ही कोई शक्ति थी जो उसे अंदर से ही रोशनी देती थी और उस पर मिट्टी धूल नहीं जमने देती थी। मैंने कार का इंजन बंद किया और नीचे उतर आया। गैरेज का दरवाजा बंद करते हुए मैंने महसूस किया था कि अंधेरा होने के बावजूद मूर्ति की जगमगाहट में कोई फर्क नहीं पड़ा था। एक दिन रॉबर्ट मुझसे बात करते हुए बोला, आज डेविड का फोन आया था। उसकी पढ़ाई चल रही है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपनी कार लेने आ सके। वो कॉलेज के करीब ही कार के लिए गैरेज तलाश कर चुका है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं शनिवार को उसकी कार उसके पास पहुंचा दूं। वैसे भी मैं शनिवार को खाली हूं, इसलिए मैंने सोचा है कि शनिवार को ही उसकी कार उसके पास पहुंचा दूं। रास्ते में मुझे किसी से मिलना भी है, उससे मिल भी लूंगा। इस तरह थोड़ा सा बिजनेस भी हो जाएगा और शेर की शेर भी। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया, मैंने चौंकते हुए कहा। उस वक्त मेरा जहन कहीं और ही भटक रहा था। शनिवार की सुबह में जल्दी ही जाग गया था। मुंह हाथ धोने के बाद मैं सीधा गैरेज में पहुंचा था और अपनी कार की सफाई में व्यस्त हो गया था। अभी मेरा काम आधा ही निपटा था कि रॉबर्ट अपने घर से निकल कर गैरेज में आता हुआ नजर आया और फिर उसने डेविड की कार गैरेज से निकाली और उसका इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया। मैं समझ गया कि वो डेविड के पास जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने उसे आवाज दी, रॉबर्ट जरा ठहरो। रॉबर्ट ने एक्सीलेटर पर 3-4 बार दबाव डाला था और फिर इंजन बंद कर दिया। मैं अपने गैरेज की तरफ लपका था और दीवार पर लटकी हुई खूनी मूर्ति उतार कर तेजी से रॉबर्ट के पास पहुंच गया। मेरे हाथों में दबी वो मूर्ति रॉबर्ट की तेज निगाहों से नहीं बच सकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, रॉबर्ट फौरन बोल पड़ा, यह तो बहुत खूबसूरत रेडिएटर कैप मालूम होती है। रॉबर्ट की निगाहों से हैरत झलक रही थी और उसकी निगाहें क्रोमियम की उस जगमगाती हुई मूर्ति पर जमी हुई थी। यह तो उस जमाने में हुआ करती थी जब मैं बच्चा था। तुमने कहां से ली है ये? हाँ, मैंने सिर हिलाते हुए कहा था, आजकल ये आउट ऑफ डेट हो चुकी है। आजकल की मॉडर्न कारों पर ये फिट भी नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल कारों के रेडिएटर बोनट के अंदर होते हैं और उनकी कैप भी। ये कैप पिछले कई सालों से मेरे पास बेकार पड़ी हुई थी। मैंने इसे डेविड को भी दिया था, उसे भी ये मूर्ति बहुत पसंद आई थी। मैंने उसे झूठ बोला था। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी तरफ से ये मूर्ति डेविड को तोहफे के तौर पर देना, वो खुश हो जाएगा। क्यों नहीं, रॉबर्ट ने जोश से कहा। तो क्यों ना इसे अभी अपनी असली जगह पर फिट कर दिया जाए, मैंने कार के सामने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर इससे पहले कि रॉबर्ट कुछ कह पाता, मैंने कार के रेडिएटर पर लगी पुरानी कैप उतारकर उसकी जगह मूर्ति फिट कर दी। अब देखो, मैंने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कार की साज सज्जा में कोई कसर नहीं रही। बिल्कुल जबरदस्त, रॉबर्ट ने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। ऐसा लगता है कि जैसे ये मूर्ति सिर्फ इस कार के लिए ही बनाई गई हो। खासतौर से इसके फैले हुए बाजुओं और पंखों का तो जवाब ही नहीं है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ऐसी किसी कार में लंबे ड्राइव पर जाऊं और रफ्तार के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दूं। ये 4 घंटे का सफर है। इस दौरान हाईवे नंबर 4 पर मुझे अपने सारे अरमान पूरे करने का मौका मिल जाएगा। मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगा कि यह कार मेरे अरमान पूरे करने में किस तरह मददगार साबित होती है। मैंने हाथ लहराया और पीछे हट गया। कई घंटे बाद मुझे यह खबर मिली कि सफर में रॉबर्ट अकेला नहीं था। मेरी बीवी एलिस से रॉबर्ट का प्रोग्राम पहले से ही फिक्स था और एलिस शहर के एक खास स्थान पर रॉबर्ट का इंतजार कर रही थी। फिर वो दोनों डेविड की कार में रवाना हो गए थे। लेकिन जिस वक्त मुझे यह खबर मिली थी, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो मूर्ति जो बहुत दिनों से खून की प्यासी थी, अपने 2 नए शिकारों की बलि ले चुकी थी। रॉबर्ट और एलिस की लाशें हाईवे नंबर 4 पर तबाह हुई कार में पाई गई थी। दोनों ही अगली सीट पर थे और इस तरह मैंने रॉबर्ट के साथ साथ एलिस को भी खो दिया था।